पा रहे होंगे कि आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं वो टॉपिक है सेंटेंस। ठीक है ना। किसी भी लैंग्वेज में एक जो सेंटेंस होता है वो मैसेज कन्वे करने के लिए यूज किया जाता है। आप एक तरीके से ये बोल सकते हैं कि एक तरीके का स्टेटमेंट, क्या बोल सकते हैं इसे, स्टेटमेंट बोल सकते हैं। तो इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि सेंटेंस का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, सेंटेंस को कितने प्रकार से लिखा जा सकता है, या इसके जो यूनिट फैक्टर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेंटेंस की कहानी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं सेंटेंस, इसकी अगर डेफिनेशन की बात करें तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हम जानते हैं कि सेंटेंस किस तरीके से लिखा जाता है या बोला जाता है, लेकिन फिर भी मैं एक मिनट के लिए इस डेफिनेशन को अगर हम लोग देखें ध्यान से तो ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस सेंटेंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है। ठीक है ना। तो देखेंगे सेंटेंस क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच हैज कंप्लीट मीनिंग एंड इट हैज एटलीस्ट वन वर्ब। तो मैं पूरी डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, लेकिन मैं ये लिखना चाहूंगा यहां पर एटलीस्ट वन वर्ब। ठीक है ना। ये मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया। अब इस चीज को आप लोग विशेष रूप से याद रखेंगे और ध्यान देंगे, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है ना। तो अगर मैं एक सेंटेंस की परिभाषा हमने देखी कि क्या होता है, वर्ड्स का ग्रुप होता है जो हमें कंप्लीट मीनिंग कन्वे करता है, और कम से कम उसमें क्या होती है, एक वर्ब होती है। क्या होती है भाई, एक वर्ब होती है। अब इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरा जो सेंटेंस है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलकर बना हुआ होता है। किससे बना होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलकर बना होता है। लेकिन हो सकता है कि अभी आपकी ये पहली क्लास हो या समझ ना पाए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो मैं आपको याद दिला दूं, जो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। ठीक है ना। तो इन पार्ट्स ऑफ स्पीच से मिलकर के एक सेंटेंस बनता है, लेकिन इन पार्ट्स ऑफ स्पीच का सही प्लेस पर रखा जाना सेंटेंस के फॉर्मेशन के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है ना। तो इसी को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे। क्या देखेंगे, स्ट्रक्चर देखेंगे। तो हम जब सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे यहां पर, तो मैं पहले एक सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने रखूंगा। किसका स्ट्रक्चर रखूंगा, सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने रखूंगा और वहां से अपनी बात आगे बढ़ाएंगे। ठीक है ना। तो इस सिंपल सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वो क्या होगा, एक सब्जेक्ट होगा। ठीक है ना, एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगी, एंड देन ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है ना। चलिए, ये मैंने एक जनरल जो स्ट्रक्चर है वो आप लोगों के सामने रखा कि एक सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, जो आपके सामने मैंने लिख दिया कि एक सब्जेक्ट होगा, उसकी एक वर्ब होगी, और इस वर्ब का एक क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है ना। जनरल स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने रख दिया। तो इस स्ट्रक्चर पर अगर हम एक सेंटेंस लिखे हैं तो सेंटेंस क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं लिखूं राधा स्टडीज, है ना, राधा स्टडीज टू नोवेल्स पर डे। ठीक है ना। मैंने ऐसे आप लोगों के सामने एक सेंटेंस लिख दिया, है ना। ठीक है। तो अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे ना लिखकर थोड़ा सा और से सुधारूं कि अपनी बात को पूरा कन्वे कर पाऊं, राधा प्लेज फुटबॉल। ठीक है ना। मैंने आप लोगों के सामने ऐसा एक सेंटेंस लिख दिया, है ना। ठीक है ना। राधा प्लेज फुटबॉल, फुल स्टॉप लगा दिया। अब हम लोग ये समझेंगे कि राधा क्या है, इसमें सब्जेक्ट है। राधा क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है। प्ले क्या है, वर्ब है। प्ले क्या है, वर्ब है। और फुटबॉल क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। फुटबॉल क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना। अब इस स्ट्रक्चर को हम लोग समझते हुए चलेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि सेंटेंस का जो फ्रेम है, जो स्ट्रक्चर है, वो किस तरीके का होना चाहिए, और उसमें उन पार्ट्स ऑफ स्पीच के जो नाम होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है ना। तो जैसे हमने देखा राधा, अब राधा यहां पर इस एक्शन को कंप्लीट कर रही है। किसको, प्ले। प्ले क्या है, वर्ब, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, एक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्शन बोलते हैं। तो इसको कौन कर रहा है, परफॉर्म, राधा कर रही है। तो राधा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। और ये इसका क्या है, अब क्या खेलती है, फुटबॉल खेलती है। क्या खेलती है, फुटबॉल खेलती है। तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है ना। अगर हम लोग ये समझने की कोशिश करें आगे बढ़कर, थोड़ा सा इससे हटकर, कि यहां पर जो ये सब्जेक्ट है,
एक सेंटेंस को लिखा हुआ है सिंपल सा आपके सामने, और मैं ये समझने की कोशिश करूं कि उस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होगा, ठीक है ना। तो हम लोग यहां पर हु से क्वेश्चन कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? हु के साथ क्वेश्चन कर सकते हैं कि सब्जेक्ट क्या होगा, हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। जैसे मैंने क्वेश्चन किया हु प्लेज फुटबॉल, हु प्लेज फुटबॉल, तो आंसर क्या आया आपका? राधा। क्या आया? राधा। तो ये क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट हो गया। हालांकि हम लोग अगर अफर्मेटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस की बात करें, जो कि असर्टिव सेंटेंस के पार्ट्स हैं ये दोनों, तो उसमें सब्जेक्ट से ही सेंटेंस स्टार्ट होता है, ठीक है ना। तो ये हमें क्या पता चल गया? सब्जेक्ट पता चल गया, ये इसकी वर्ब है, ये फुटबॉल ऑब्जेक्ट हो गया, फुल स्टॉप लगा दिया, हमारा सेंटेंस कैसा हो गया? कंप्लीट सेंटेंस हो गया। क्या हो गया? कंप्लीट सेंटेंस हो गया। तो अगर हमने ये देखा कि इसमें जो वर्ब है प्ले, ये अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। क्या कर रही है? इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, ठीक है ना। तो हमने ये देखा कि इसमें एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगी, और एक क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। चलो ठीक है, हो सकता है कि मैं बिना ऑब्जेक्ट के भी काम चला लूं। किसके काम चला लूं? बिना ऑब्जेक्ट के काम चला लूं। कैसे? मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिख के बताता हूं कि बिना ऑब्जेक्ट के कैसे एक सेंटेंस बन सकता है, ठीक है ना। देखते हैं। मैं लिख रहा हूं राजू, राजू स्टडीड एट नाइट, एट नाइट, ठीक है ना, एट नाइट। तो ये सेंटेंस मैंने आपके सामने लिख दिया और मेरी बात कंप्लीट हो गई। तो जैसा कि आप जानते हैं कि राजू इसका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन करेंगे हु से। किससे क्वेश्चन करेंगे? हु से क्वेश्चन करेंगे, तो हमें हमारा सब्जेक्ट मिल जाएगा। दूसरी चीज, राजू क्या करता है? राजू क्या करता है? स्टडी करता है। ये क्या है भाई? एक्शन है इसका। ये क्या है? जो एक्शन राजू के द्वारा किया गया है वो क्या है? वर्ब हो गई। ये क्या हो गई? वर्ब। अब एक चीज बताओ, इसका ऑब्जेक्ट नहीं है यहां पर। क्या नहीं है? ऑब्जेक्ट नहीं है। एट नाइट तो टाइम को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है भाई? टाइम को शो कर रहा है। ये इसका ऑब्जेक्ट नहीं है। मैं यहां क्या लिख दूंगा कि ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ये क्या शो कर रहा है भाई? टाइम शो कर रहा है। इसका मतलब ये समझ में आया हमें कि हम बिना ऑब्जेक्ट के भी एक सेंटेंस को लिख सकते हैं। दूसरी चीज कि क्या बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस लिखा जा सकता है? क्या बिना सब्जेक्ट के सेंटेंस को लिखा जा सकता है? देखते हैं एग्जांपल के साथ इसे भी हम लोग कि बिना सेंटेंस, बिना सब्जेक्ट के एक सेंटेंस को कैसे लिखते हैं। तो देखते हैं यहां पर, अगर मैं ये बोलूं आपसे लेट हिम गो, लेट हिम गो, पहला सेंटेंस, ठीक है। दूसरा सेंटेंस बोलता हूं शट द डोर, शट द डोर, फुल स्टॉप लगा दिया, ठीक है ना। तो आप देख पा रहे होंगे यहां पर कि शट क्या है? यहां पर शट क्या है? वर्ब है। शट क्या है? वर्ब है। लेट क्या है? वर्ब है। इसका मतलब हमारा सब्जेक्ट गायब है। यहां पर क्या है? सब्जेक्ट गायब है। हालांकि हमने उस सब्जेक्ट को यहां पर लिखा नहीं है। ये एक सेंटेंस का टाइप है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं, जहां पर यू हमेशा अंडरस्टूड रहता है। यू क्या रहता है? अंडरस्टूड रहता है, और इस सब्जेक्ट को लिखते नहीं है। इसका मतलब ये हमें समझ में आया कि अगर एक बार को सब्जेक्ट भी नहीं होगा तो हम सेंटेंस को लिख सकते हैं। ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो सेंटेंस को लिख सकते हैं, लेकिन बिना वर्ब के, बिना वर्ब के एक सेंटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने शुरुआत में लिखा था कि एक सेंटेंस के फॉर्मेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? मैंने क्या लिखा? एटलीस्ट वन वर्ब। क्या लिखा था यहां पर? एटलीस्ट वन वर्ब, जो ये दिखाती है कि बिना वर्ब के सेंटेंस का फॉर्मेशन नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ और देखने की कोशिश करते हैं, आगे समझने की कोशिश करते हैं इसे, ठीक है। चलिए, अब मैंने इसके कंपोनेंट्स की बात की। किसकी बात की? इसके कंपोनेंट्स की बात की। अब इन कंपोनेंट्स में अगर मैं आगे बढ़ूं तो इसका दो तरीके से क्लासिफिकेशन करके आप लोगों के सामने रखता हूं, ठीक है ना। तो पहली चीज कि हम लोग सेंटेंस को ब्रेक करके दो हिस्सों में बांट सकते हैं। जैसे मैंने आप लोगों के सामने एक सेंटेंस लिखा, ही डिड इट वेल, ही डिड इट वेल, ओके। ये सेंटेंस मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया, ठीक है ना। अब यहां पर मैं अगर ये देखूं कि इसको दो भागों में मैंने डिवाइड कर दिया,
ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया भाई, क्या हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। और इस सब्जेक्ट के अलावा जो एक्शन के बाद जितना भी वर्ड लिखा हुआ है ये पूरा होता है प्रेडिकेट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रेडिकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट बोलते हैं। ठीक है, मैं इसके बहुत ज्यादा गहराइयों में नहीं जा रहा, ऊपर सुपरफ्लुअसली आपको समझाते हुए चल रहा हूं कि एक सेंटेंस को हमने डिवाइड किया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। पहला पार्ट था जिसे हम लोग बोलेंगे सब्जेक्ट, और दूसरा पार्ट था जिसे हम लोग बोलेंगे प्रेडिकेट। सब्जेक्ट जो डूअर है, जो काम करने वाला है, जिसके द्वारा एक्शन किया जा रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। दूसरी चीज, क्या एक सब्जेक्ट के रूप में कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं आपके सामने यहां पर पार्ट्स ऑफ स्पीच लिख दूं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, preposition, conjunction, and last one is interjection। मैं यहां लिख देता हूं interjection। क्या लिखा, interjection। ठीक है, ये आप लोगों के सामने मैंने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच लिख दिए, ठीक है ना। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि भाई ये बताओ कि सब्जेक्ट के रूप में मैं किन किन पार्ट्स ऑफ स्पीच को इसमें से यहां लिख सकता हूं, तो आपको यहां दिखाई दे रहा है ही लिखा हुआ है। ही क्या है, प्रोनाउन है भाई। क्या है, ही प्रोनाउन है। इसका मतलब हम सब्जेक्ट के रूप में एक प्रोनाउन को भी यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज, मैंने स्टार्टिंग में एक सेंटेंस लिखा था राधा, राधा से सेंटेंस स्टार्ट किया था, तो वो उसका सब्जेक्ट था। इसका मतलब राधा क्या है, नाउन है। तो मुझे ये भी समझ में आया कि नाउन भी एक सब्जेक्ट हो सकता है सेंटेंस का। इसका मतलब हमने ये जवाब निकाला है यहां से कि एक सब्जेक्ट के रूप में, किसके रूप में, एक सब्जेक्ट के रूप में केवल 2 ही पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज किया जा सकता है, या तो नाउन या फिर प्रोनाउन। ठीक है ना। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब नाउन तो हम, सब्जेक्ट तो हमें समझ में आ गया कि सब्जेक्ट होता क्या है, लेकिन ये प्रेडिकेट क्या है, ये प्रेडिकेट क्या है। ये प्रेडिकेट जो भी एक्शन हुआ है, जो भी एक्शन हुआ है और उस एक्शन का जितना भी रिफ्लेक्शन हुआ है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेडिकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, प्रेडिकेट बोलते हैं। क्लियर है, इन दोनों हिस्सों में हमने इसे डिवाइड कर दिया। अभी हम लोग केवल और केवल एक सिंपल सेंटेंस की चर्चा कर रहे हैं। किसकी चर्चा कर रहे हैं, सिंपल सेंटेंस की चर्चा कर रहे हैं। ठीक है ना। तो हमने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, पहला था सब्जेक्ट और दूसरा था प्रेडिकेट। प्रेडिकेट में अलग अलग पार्ट्स में अगर मैं देखूं तो मेजर चीज क्या है, वर्ब है। क्या है, वर्ब है। हो सकता है कि ये वर्ब अकेली प्रेडिकेट का हिस्सा हो और इसी को मैं प्रेडिकेट कह दूं। क्या कह दूं, प्रेडिकेट कह दूं। लेकिन ये वर्ब है डिड, ये डिड जो है, ये वर्ब है, इसके बारे में वेल वर्ड यूज किया गया है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए किसका यूज किया जाता है, एडवर्ब का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, एडवर्ब। तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे इस प्रेडिकेट में एडवर्ब भी आया हुआ है। नेक्स्ट, इट दिख रहा है आप लोगों को, ये इट क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब ये समझ में आया कि ऑब्जेक्ट भी प्रेडिकेट का ही हिस्सा है। ऑब्जेक्ट भी क्या है, प्रेडिकेट का हिस्सा है। क्लियर है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। क्लियर है यहां तक। चलिए एक और चीज मैं आगे बढ़ता हूं। अगर मैं थोड़ा सा इस प्रेडिकेट के बारे में समझने की कोशिश करूं, अगर मैं केवल इस प्रेडिकेट को लूं यहां पर आपके सामने हेडिंग के साथ, प्रेडिकेट, ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि इस प्रेडिकेट में जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो किस तरीके से एक्शन कर रहे हैं। ठीक है ना। तो यहां से हम लोग कुछ सार निकालने की कोशिश करेंगे और देखेंगे जरा। जैसे मैंने बोला दे प्लेड क्रिकेट, ठीक है, या फिर मैं और बढ़ा दूं इसे, ठीक है, इतना ही रखते हैं, दे प्लेड क्रिकेट। अब यहां पर देख पा रहे होंगे दे क्या है भाई, सब्जेक्ट है। ये दे क्या है, सब्जेक्ट है। आपने किससे, आपको अगर सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है तो आप किससे क्वेश्चन करेंगे,
हु से क्वेश्चन करेंगे आप लोगों के सामने सब्जेक्ट हाजिर हो जाएगा। क्लियर है। दूसरा, प्ले क्या है? एक्शन है। एक एक्शन जो होता है वो किसी डूअर के द्वारा जब किया जाता है, यानी कि उसका जो तरीका, उसका जो नेम होगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? एक्शन बोलेंगे। और इस एक्शन का रिफ्लेक्शन किसके ऊपर हो रहा है? इस क्रिकेट के ऊपर। तो ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्लियर है। अगर हम ये समझने की कोशिश करें कि हालांकि वर्ब तो बहुत बड़ा चैप्टर है, वर्ब तो बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन इस ऑब्जेक्ट की अगर चर्चा करने की कोशिश करें हम लोग, तो हमने ये देखा कि अभी मैंने ये लिख दिया दे प्लेड क्रिकेट, ठीक है ना। अब मैं लिख रहा हूं ही गेव मी अ बुक, ही गेव मी अ बुक, ठीक है ना। फुल स्टॉप लगा दिया। अब आप यहां देख पा रहे होंगे कि ही क्या है? सब्जेक्ट है। गेव क्या है? वर्ब है। गेव क्या है? वर्ब है। और मी क्या है? ऑब्जेक्ट। मी क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब बुक क्या है? अब बुक, अब बुक क्या है? ये भी क्या है भाई? ऑब्जेक्ट है। ये भी क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब मेरे माइंड में स्ट्राइक किया, मेरे माइंड में स्ट्राइक किया कि ये दो ऑब्जेक्ट एक सेंटेंस में कैसे? क्या ये पॉसिबल है? हां, पॉसिबल है। कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो अपने साथ डबल ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट करती हैं। क्या एक्सेप्ट करती हैं? डबल ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट करती हैं। क्लियर है। तो इस चीज से आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी कि यहां पर ये ऑब्जेक्ट दो कैसे आए हुए हैं। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर है। चलिए, तो हमें ये स्ट्रक्चर जो सेंटेंस का था वो हमें समझ में आ गया, जो सुपरफ्लुअसली हमने इसे समझने की कोशिश की। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं इस स्ट्रक्चर के साथ। अब मैं, जब हम आगे बढ़ेंगे तो राइटिंग के फॉर्मेशन में, किसके फॉर्मेशन में? राइटिंग के फॉर्मेशन में हम लोग इसके एक कैटेगरी, या ये बोलें कि इसका एक डिवीजन हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इसको जो सेंटेंस है, जो सेंटेंस है, अब इसके काइंड्स को समझने की कोशिश करेंगे। किसको समझने की कोशिश करेंगे? काइंड्स। अभी हमने क्या समझा? उसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं, क्या उसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं, लेकिन अभी हम समझेंगे कि ये कितने प्रकार से लिखा जा सकता है, एक सेंटेंस को कितने प्रकार से बोला जा सकता है। क्लियर है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी को मैं डिवाइड करूंगा। तो पहला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। कौन सा है? असर्टिव सेंटेंस। अभी आप लोग बोलेंगे ये क्या लिखा हुआ है असर्टिव सेंटेंस, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। लेकिन जब आपके सामने ये लिखा जाएगा तो आप बोलेंगे कि सर ये तो हमें आता है, असर्टिव सेंटेंस तो हमें पता है कि क्या होता है। क्लियर है। चलिए, तो मैं असर्टिव सेंटेंस को अगर हम समझने की कोशिश करें और ये देखें कि क्या होता है असर्टिव सेंटेंस, तो ये पाएंगे असर्टिव सेंटेंस की पहचान क्या होगी कि ये एक सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा होगा। किससे स्टार्ट हो रहा होगा? सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा होगा। अभी आप लोगों के माइंड में अभी क्वेश्चन आया होगा कि सर क्या सब्जेक्ट के बिना भी सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है? हाँ जी, होते हैं। जैसे आप लोग इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पढ़ते हैं, जैसे कि आप इंपरेटिव सेंटेंसेस पढ़ते हैं, तो इनमें सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं होता है ना। तो चलिए समझने की कोशिश करेंगे असर्टिव सेंटेंस को। तो असर्टिव सेंटेंस का अगर हम लोग स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करें तो वही स्ट्रक्चर है जिस पर हम ऊपर चर्चा कर रहे थे कि सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा सेंटेंस। किससे स्टार्ट होगा? सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, देन वर्ब होगी, देन उसका ऑब्जेक्ट होगा। क्या होगा? उसका ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है ना। अब असर्टिव सेंटेंस का ये जो स्ट्रक्चर है, अगर मैं इस पर एक छोटा सा बड़ा नन्ना मुन्ना सा एग्जांपल लेने की कोशिश करूं तो हमें यह समझ में आएगा इस एग्जांपल के साथ, इस स्ट्रक्चर के साथ। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं आप लोगों के सामने और मैं बोलता हूं he has done his work, he has done his work। ठीक है, फुल स्टॉप लगा दिया मैंने। क्या लगा दिया? फुल स्टॉप लगा दिया। अब ही क्या है? सब्जेक्ट है। हैज क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। डन क्या है? V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म। और हिज वर्क क्या है? ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया भाई? ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है। हालांकि आप लोग हम लोग जब टेंस पढ़ेंगे तो ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई इस हेल्पिंग वर्ब की जरूरत क्या होती है हमें सेंटेंस में।
इस हेल्पिंग वर्ब की जरूरत क्या होती है सेंटेंस में। लेकिन अभी ये समझने की कोशिश करते हैं कि यहां पर जो अगर हम बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस, बताऊंगा सिंपल क्यों बोल रहा हूं, या पास्ट इंडेफिनिट सिंपल सेंटेंस, वहां हमें हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट का जो सेंटेंस आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, तो इसमें हमने देखा ही हैज डन हिज वर्क, ही क्या है, सब्जेक्ट है, ही क्या है, सब्जेक्ट है। कैसे पता लगा, जब हमने हु से क्वेश्चन किया, किससे क्वेश्चन किया, हु से क्वेश्चन किया कि हु हैज डन हिज वर्क, तो हमें आंसर क्या आया, ही। क्या आंसर आया, ही। तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। डन क्या है, मेन वर्ब, जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, फाइनाइट वर्ब बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फाइनाइट वर्ब। अब मैं सिर्फ केवल वर्ब क्यों नहीं बोल रहा, फाइनाइट वर्ब क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पर हेल्पिंग वर्ब भी अब रोल में आ चुकी है ना, हेल्पिंग वर्ब। क्लियर है, चलिए। और हिज वर्क क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। क्लियर है यहां तक। चलिए, अब इसको और दूसरे तरीके से, क्या असर्टिव सेंटेंस का फ्रेम कुछ और भी हो सकता है, जी हां हो सकता है। तो उसे मैं लिखता हूं आप लोगों के सामने कि असर्टिव सेंटेंस का और क्या फ्रेम हो सकता है। तो मैं ये बोलूं इसी सेंटेंस में ये लगाकर, रानी डिड नॉट डू हर वर्क, ठीक है। मैंने फुल स्टॉप लगा दिया। अब आप लोगों को क्या समझ में आया कि मैंने इसमें नॉट लगाया हुआ है। क्या लगाया हुआ है, नॉट लगाया हुआ है। और डिड क्या है, यहां पर हेल्पिंग वर्ब है। डू क्या है, मेन वर्ब है। रानी ने क्या किया, रानी डिड नॉट डू, ये क्या हो गई, फाइनाइट वर्ब, जिसे हम लोग क्या और क्या बोल सकते हैं, मेन वर्ब। क्या बोल सकते हैं भाई, मेन वर्ब। हर वर्क क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब हम ये समझेंगे कि एक असर्टिव सेंटेंस को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कितनी कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है असर्टिव सेंटेंस को। एक होता है एफर्मेटिव, एक कौन सा होता है, एफर्मेटिव, या हम इसे बोल सकते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। कैसा सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है, निगेटिव सेंटेंस। दूसरा कौन सा होगा, नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। और मैंने दोनों के एग्जाम्पल आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर दिए। क्लियर है, एक कौन सा है अफर्मेटिव, दूसरा कौन सा है नेगेटिव। दोनों सेंटेंस के कंप्लीट होने पर हम लोग फुल स्टॉप लगाएंगे। क्या लगाएंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे। और दोनों के फ्रेम मैंने आप लोगों को समझा दिए। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आ गई होगी। क्लियर है, क्योंकि हम पहले से भी इसी स्ट्रक्चर के ऊपर बात करते हुए आ रहे हैं। सेंटेंस को समझने के लिए सबसे अच्छा हिस्सा जो है वो क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, जिसमें बहुत कम इंफॉर्मेशन के साथ हम लोग अपना काम चला सकते हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, जो क्या होगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। सेकंड क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब जैसा कि इसके नाम से आप लोग समझ पा रहे होंगे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि इंटेरोगेशन करेगा भाई। क्या करेगा, इंटेरोगेशन करेगा, क्वेश्चन पूछेगा। क्या पूछेगा, क्वेश्चंस पूछेगा, आस्क क्वेश्चन, ठीक है। क्या पूछता है ये, क्वेश्चन पूछता है। क्या पूछता है, क्वेश्चन। अब क्वेश्चन पूछने के भी तरीके हो सकते हैं ना, क्वेश्चन पूछने के भी क्या हो सकते हैं, तरीके हो सकते हैं। तो कितने तरीके होते हैं क्वेश्चन पूछने के, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अच्छा, कौन कौन से टाइप्स होंगे, पहला टाइप होगा इसका यस नो टाइप। कौन सा टाइप होगा, यस नो टाइप क्वेश्चंस, है ना, यस नो टाइप क्वेश्चन पूछेगा आपसे। दूसरा कौन सा होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम WH वर्ड, WH वर्ड्स, ठीक है। ये दो टाइप के आपके क्वेश्चंस हो गए जो आपसे पूछे जाएंगे, जिन्हें हम एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, इंटरोगेटिव सेंटेंस का मोस्ट एलिमेंट है वो क्या है, ये क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव सेंटेंस के बाद कभी भी फुल स्टॉप नहीं लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, ये वाला साइन जो आपको दिख रहा है, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क बोलते हैं।
तो हम लोग यस नो टाइप सेंटेंस के साथ स्टार्ट करेंगे कि ये यस नो टाइप सेंटेंस कैसा होता है और इसे यस नो टाइप क्यों बोलते हैं, इसे यस नो टाइप सेंटेंस क्यों बोला जाता है ना। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा बोल के बताता हूं। मैंने आपसे पूछा आपने अपना काम, क्या आपने अपना कार्य कर लिया है, हैव यू डन योर वर्क। तो आपका आंसर क्या होगा, यस और नो। अगर कर लिया है तो हां, नहीं किया है तो ना। ठीक है ना। चलिए एक और क्वेश्चन पूछता हूं, व्हाट इज योर नेम। आप क्या बोलेंगे, यस और नो। नहीं, आपको इसका आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ देना पड़ेगा। किसके साथ देना पड़ेगा, एक्सप्लेनेशन के साथ देना पड़ेगा। तो वो क्वेश्चन हो गया WH वर्ड। इसमें जैसे हम लोग बोलते हैं व्हाट, क्या बोलते हैं व्हाट, क्या बोलते हैं हु, क्या बोलते हैं विच, वेयर, व्हाई। ये जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं, इनसे स्टार्ट जब सेंटेंस होगा और उसके ठीक बाद क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी, तो उसको हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा और उसका आंसर एक्सप्लेनेशन के साथ देना पड़ेगा। तो ये सेकंड कैटेगरी हो जाएगी। ठीक है ना। तो इन्हें एग्जांपल के साथ फिर से समझने की कोशिश करेंगे और आगे बढ़ेंगे इसके साथ हम लोग। ठीक है, ठीक है। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं आप लोगों के सामने। हैव यू एवर, हैव यू एवर गॉन देयर। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क लगाती है। ठीक है ना। अब आप देख पा रहे होंगे इसका आंसर, अगर मैंने आपसे पूछा कि आप कभी वहां गए हैं तो आप क्या बोलेंगे, अगर गए हैं तो यस और नहीं गए हैं तो नो। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं इन्हें, यस नो टाइप क्वेश्चंस बोलते हैं। कैसे क्वेश्चंस बोलते हैं, यस नो टाइप क्वेश्चंस बोलते हैं। ठीक है ना। चलिए अब ये देखने की कोशिश करेंगे इसमें कि इसका स्ट्रक्चर किस तरीके का होगा, इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो किस तरीके का होगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर आप हैव दिख पा रहे हैं, क्या है हैव, और यहां पर क्या देख पा रहे हैं, गॉन, यानी कि V3। इसका मतलब हमें यह समझ में आ गया कि ये जो हैव है यहां पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया हुआ है। किसके रूप में आया हुआ है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में आया हुआ है। क्लियर है। तो जब सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, किससे स्टार्ट होगा, सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा और लास्ट में क्या लगाना पड़ेगा, हमें क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा। इसी को हम लोग यस नो टाइप क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन बोलेंगे। और इस हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आ रहा है, यहां पर सब्जेक्ट आ रहा है और ये वर्ब आ रही है। क्लियर है। और देयर क्या दिखा रहा है, प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस दिखा रहा है। क्लियर है। इसका मतलब हमें यह समझ में आ गया कि वो सेंटेंसेस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे, किससे स्टार्ट होंगे, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होंगे, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, यस नो टाइप सेंटेंस बोलेंगे। क्लियर है। ये जो यस नो टाइप सेंटेंसेस हैं या WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस जो क्वेश्चंस हैं, ये मैं इसलिए इंपैक्ट डालने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि आप जब भी नरेशन सीखेंगे, क्या सीखेंगे, नरेशन सीखेंगे, तो वहां पर बहुत ज्यादा कारगर होगा क्योंकि इससे रिलेटेड रूल्स होते हैं। क्या होते हैं, रूल्स होते हैं और इन्हें हमें सॉल्व करना होता है। क्लियर है। तो एक और एग्जांपल देखते हैं। मैंने बोला डू यू हैव अ कप ऑफ टी, अ कप ऑफ टी। अब भाई आपके घर कुछ मेहमान आए, आपके पिताजी नहीं थे, लेकिन वो 5 मिनट बाद आए तो उन्होंने उनसे पूछा डू यू हैव अ कप ऑफ टी। ठीक है ना। तो उनसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया है। और ये क्वेश्चन किससे स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। किससे स्टार्ट हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। और यहां पर जो हैव है वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, वो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, फाइनाइट वर्ब है। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि यहां पर हैव भी आ गया, यहां डू आ गया, दो हेल्पिंग वर्ब कैसे, दो हेल्पिंग वर्ब कैसे, लेकिन डोंट बी कंफ्यूज। ओके। तो यहां पर ये क्या है, फाइनाइट वर्ब है, मेन वर्ब है। ठीक है ना, फाइनाइट वर्ब है। और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, जो कि फ्रेज के रूप में आया है, एक वर्ड के रूप में नहीं आया है। क्लियर है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नाउन फ्रेज बोलते हैं, लेकिन ये बाद में समझने की बात है। ठीक है ना। तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया, यस नो टाइप सेंटेंस हो गया आपके सामने। कैसा सेंटेंस हो गया, यस नो टाइप। चलिए अब WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस की तरफ चलते हैं
और देखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं उसे हम जरा, कि ये सेंटेंस किस तरीके से लिखा जाएगा और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। क्लियर है? ओके। ठीक है, देखते हैं। स्टार्ट्स फ्रॉम WH वर्ड्स। ठीक है, अब इन WH वर्ड्स का इंट्रोडक्शन मैं आपको पहले ही दे चुका हूं कि WH वर्ड्स जो क्वेश्चन पूछते हैं वो किस तरीके के होते हैं। ठीक है ना, कि जब हम पूरी ग्रामर पढ़ेंगे, जब हम पूरी ग्रामर पढ़ेंगे तो हम ये पाएंगे कि जरूरी नहीं है कि जहां पर वाई आ गया, क्या आ गया, वाई, जहां पर वॉट आ गया, जहां पर वेयर आ गया, और ये सेंटेंस वो इंटेरोगेटिव ही होगा, ये जरूरी नहीं है। पहली आपकी जानकारी के लिए बात क्लियर है, ऐसा जरूरी नहीं है कि इंटेरोगेटिव ही होगा। वो इंटेरोगेटिव कब होगा ये मैं आपको इस स्ट्रक्चर के साथ समझाने की कोशिश करूंगा। क्लियर है? चलिए, तो ये जो WH वर्ड है, जैसे मैं वाई के साथ स्टार्ट करूं, वाई, वाई आर यू सेइंग, why are you saying these words, these words? क्लियर है? और मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया अपना, क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो यहां पर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे ये सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब इसका एक्सप्लेनेशन, हमें एक्सप्लेनेशन देना होगा आंसर के रूप में। क्या देना होगा? एक्सप्लेनेशन देना होगा इसका आंसर के रूप में। पहली चीज कि स्टार्ट किससे हो रहा है, WH वर्ड से हो रहा है। किससे स्टार्ट हो रहा है भाई? WH वर्ड से हो रहा है। दूसरी चीज, इसके ठीक बाद अगर ये इंटेरोगेटिव है तो इसके ठीक बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे हम लोग। किसका यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। क्लियर है? किसका यूज करेंगे? हेल्पिंग वर्ब का। फिर क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब, एंड देन अदर वर्ड्स। और हम ये यहां पर क्या दिया हुआ है? ऑब्जेक्ट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। क्लियर है? तो ये इसका एक्सप्रेशन होगा, स्ट्रक्चर होगा इस इंटेरोगेटिव सेंटेंस को लिखने के लिए। मैं आपके सामने लिख दे रहा हूं स्ट्रक्चर। क्लियर है? तो इसका स्ट्रक्चर होगा जो WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, अगला क्या होगा इसका पार्ट? जो थर्ड है जिसे हम देखेंगे, थर्ड है इंपरेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? इंपरेटिव सेंटेंस। थर्ड वन इज इंपरेटिव सेंटेंस। अभी इंपरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, क्या होता है इन सेंटेंसेस में, है ना? तो जैसा कि आप जानते हैं, मैंने अभी एक एग्जांपल के साथ आप लोगों को बोला था, शट द डोर, शट द डोर। मैं बोलूं आपसे, प्लीज गिव मी अ कप ऑफ वाटर, प्लीज गिव मी अ कप ऑफ वाटर। तो ये जो सेंटेंसेस हैं जो सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं हो रहे, लेकिन आपको उनमें कहीं ना कहीं या तो एडवाइस, क्या एडवाइस दी जा रही होगी, ऑर्डर दिया जा रहा होगा, रिक्वेस्ट की जा रही होगी, सजेशन दिया जा रहा होगा। ऐसे सेंटेंसेस, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंपरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। क्लियर है? ये एक ही तरीके के होते हैं जहां पर या तो किसी न किसी संबोधन वाले वर्ड से स्टार्ट हो रहे होंगे, प्रोनाउंसिएटिंग वर्ड से स्टार्ट हो रहे होंगे, लाइक प्लीज हो गया, या कोई ऐसा वर्ड हो गया जो आपको डांटने वाला है, या फिर केवल वर्ब से स्टार्ट होंगे। किससे स्टार्ट होंगे? वर्ब से स्टार्ट होंगे। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करूंगा। पुट दीज बॉक्सेस, पुट दीज बॉक्सेस
पुट दीज बॉक्सेस इन दिस रूम, इन दिस रूम, पुट दीज बॉक्सेस इन दिस रूम। तो ये सेंटेंस जो है वो हमारा किससे स्टार्ट हो रहा है? पुट से स्टार्ट हो रहा है। किससे स्टार्ट हो रहा है? पुट, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है। किससे स्टार्ट हो रहा है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है ना। और ये इस वर्ब का क्या है? दीज ऑब्जेक्ट, दीज बॉक्सेस ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और ये इन प्रेपोजिशन है, और दिस रूम एक फ्रेज हो गया जिस जो एडजेक्टिव के साथ दिया हुआ है। क्लियर है यहां तक? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब ये समझ में आया कि जब भी एक सेंटेंस जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा, किससे स्टार्ट होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा, उसे हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंपरेटिव सेंटेंस बोलेंगे। क्लियर है? चलिए एक और एग्जांपल के साथ हम इसे देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं जरा। जैसे मैंने आपसे बोला let him play, let him play, ओके। या मैं आपसे बोलूं let her go to school, let her go to school, please pull this rope, तो ये जितने भी जो सेंटेंसेस आप लोगों को दिख रहे हैं ऊपर से और इंक्लूडिंग दीज 3 सेंटेंसेस, ये सभी कैसे सेंटेंस है? इंपरेटिव सेंटेंस है। कैसे सेंटेंस है? इंपरेटिव सेंटेंसेस हैं, ठीक है ना। एंड द लास्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एंड द लास्ट वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इस सेंटेंस को जब हम समझेंगे, ये इसका लास्ट टाइप है इस तरीके से कैटेगरी का, एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है ना। अब इस सेंटेंस के नाम से, इसके नाम से आप समझ पा रहे होंगे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होगा। इसमें हम लोग एक्सक्लेमेशन दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? सरप्राइज फीलिंग्स होती हैं। क्या होती हैं? सरप्राइज फीलिंग्स होती हैं। वो हो सकता है कि दुख भरी कोई ऐसी फीलिंग हो, डर वाली फीलिंग हो, या इस तरीके के वर्ड्स जिसमें हैप्पीनेस हमें दिखाई दे रही हो, है ना। तो जैसे मैं आपसे बोलूं वाओ, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाया मैंने, वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग, व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग इट इज, ठीक है। ये आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। अब जब आप इसे देखेंगे, वाव आ रहा है, यानी कि हम लोग एक सरप्राइज फील कर रहे हैं। क्या फील कर रहे हैं? सरप्राइज फील कर रहे हैं। तब हमने सेंटेंस बोला, वाव व्हाट अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग इट इज। तो इस तरीके से हम इस सेंटेंस का फ्रेम बना सकते हैं, और इस फ्रेम को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। क्लियर है? जैसे मैं बोलूं, अलास he has gone forever, alas he has gone forever। इसका मतलब हमें क्या हो रहा है? दुख हो रहा है कि वो हमेशा के लिए चला गया, वो हमेशा के लिए चला गया। he is no more। तो वहां पर हम क्या शो करेंगे? दुख दर्शाएंगे। क्या दर्शाएंगे भाई? दुख दर्शाएंगे। तो उस सेंटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलेंगे। क्लियर है? चलिए बहुत ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है, चलिए आगे देखते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। ये हमारे इसके जो मैंने एक कैटेगराइजेशन आप लोगों को समझाने की कोशिश की, उसमें मैं सफल हुआ, ठीक है ना। ये 4 कैटेगरी थी जिनमें हम लोग एक सेंटेंस को लिख सकते थे। लेकिन इसके अलावा मैं एक और तरीके से जो इसका डिवीजन दिया हुआ है वो आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जिस पर आप ध्यान देंगे कि यहां पर मैं बोलूंगा कि सेंटेंस 3 टाइप्स के होते हैं। अभी हमने कितने टाइप्स के पढ़े? 4 टाइप्स के पढ़े। यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि सेंटेंस 3 टाइप्स के होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं वो समझने की कोशिश करेंगे, है ना। सेंटेंस, अब ये राइटिंग पर्सपेक्टिव से होते हैं, है ना, कि लिखने के तरीके में। किसमें? लिखने के तरीके में।
3 टाइप्स। और जब भी मैंने आपको समझाया तो इन 3 टाइप्स में जो सबसे पहला जो इसका टाइप है उसमें मैंने हर बार सेंटेंस को लिखा, ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल सेंटेंस। फर्स्ट टाइप क्या है इसका, सिंपल सेंटेंस। आप समझने की कोशिश करेंगे जरा कि सिंपल सेंटेंस, ठीक है ना, ये थोड़ा पेचीदा होगा आप लोगों के लिए, तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा बहुत अच्छे से। यहां पर सिंपल सेंटेंस, दूसरा कौन सा होगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। एंड द थर्ड टाइप इज कंपाउंड सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। अब ये जो 3 टाइप्स के जो सेंटेंसेस मैं आप लोगों को बता रहा हूं, उसमें अभी मैंने जितने भी ऊपर एग्जांपल दिए उसमें हमेशा ये सिंपल सेंटेंस का एग्जांपल आपके साथ मैंने लिया। क्लियर है, जो कि समझाने में भी आसान था और उसमें कुछ ज्यादा हमें एड ऑन नहीं करना था। लेकिन अभी इन तीनों टाइप्स को समझने के लिए, हालांकि बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं समझाने वाला हूं मैं अभी आपको, टू बी श्योर, पर लेकिन अभी हम समझने की कोशिश करेंगे सुपरफ्लुअसली कि ये क्या होते हैं, सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, एंड कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक टर्म समझाना चाहूंगा, वो टर्म है दैट इज क्लॉज। क्या होता है, क्लॉज। क्लियर है, इस क्लॉज को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि क्लॉज होता क्या है, क्लॉज क्या होता है। क्लियर है, ओके, ध्यान देंगे जरा कि जो क्लॉज है और एक सेंटेंस है, ये मैं आपके सामने कंपैरेटिव फॉर्म में समझाने की कोशिश करूंगा, एक क्लॉज और एक सेंटेंस, ठीक है ना। तो क्लॉज को भी मैं अगर डिफाइन करने की कोशिश करूं तो आपसे यही बोलूंगा कि क्लॉज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और एक और चीज, ग्रुप ऑफ वर्ड्स में जो कंप्लीट मीनिंग दे रहा हो, और इसमें क्या होगा, एक इसमें भी एक वर्ब होगी, क्या होगी, वर्ब होगी। लेकिन इसका जो मीनिंग होगा, जो हम मीनिंग कन्वे करना चाह रहे हैं, वो कंप्लीट सेंस नहीं देगा। क्या नहीं देगा, डू नॉट गिव, सॉरी क्लॉज के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, डज नॉट गिव कंप्लीट मीनिंग, डज नॉट गिव कंप्लीट मीनिंग। क्लियर है, कंप्लीट मीनिंग, ओके। वही जो सेंटेंस होता है वो कंप्लीट मीनिंग देता है। और जब मैंने आप लोगों के सामने सेंटेंस की डेफिनेशन लिखी तो उसमें मैंने लिखा था एटलीस्ट वन वर्ब, एटलीस्ट वन वर्ब यह बताती है कि एक से ज्यादा वर्ब भी एक सेंटेंस में हो सकते हैं। क्लियर है, चलिए, तो मैंने आपको बताया कि क्लॉज क्या होता है, क्लॉज सेंटेंस का छोटा हिस्सा होता है, छोटा हिस्सा होता है जिसमें एक वर्ब होती है, उसमें भी क्या होती है, एक वर्ब होती है, लेकिन वो पूरा मीनिंग कन्वे करने में सक्सेसफुल नहीं होती है, वो पूरा मीनिंग कन्वे करने में सक्सेसफुल नहीं है, ठीक है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लॉज बोलेंगे। ग्रुप ऑफ वर्ड होगा जिसमें क्या होगी, एक वर्ब होगी, लेकिन ये अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं देती है। जैसे मैं ये बोलूं, एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करते हैं इसे। he said he said, बस खत्म कर दिया मैंने, he said, उसने कहा। अब क्या कहा ये तो पता ही नहीं लग रहा, इसका ऑब्जेक्ट क्या है हमें पता ही नहीं है। इसका मतलब ये क्या है भाई, ये क्लॉज है, ये क्या है, क्लॉज है जो कि कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रही है। इसीलिए इसके आगे हमें एक और क्लॉज ऐड करनी पड़ेगी, तब जाकर वो कंप्लीट मीनिंग देगी। और फिर हम लोग क्या पुट करेंगे, एक छोटा सा फुल स्टॉप लगा देंगे और वो सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसी के साथ हम समझने की कोशिश करेंगे सिंपल सेंटेंस से, जिसमें क्या होगा ये समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, मैंने इसे सिंपल क्यों बोला, मैंने सिंपल इसलिए बोला क्योंकि इसमें ओनली वन वर्ब होती है। क्या होता है, ओनली वन वर्ब।
केवल एक ही वर्ब होगी, केवल एक ही एक्शन हो रहा होगा, केवल एक ही एक्शन हो रहा होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिंपल सेंटेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? सिंपल सेंटेंस बोलेंगे। जैसे मैं सिंपल सेंटेंस में कई सारे एग्जांपल्स आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करता हूं। जैसे मैं बोलूं रोहित शर्मा, रोहित शर्मा, रोहित शर्मा is not the captain of मुंबई इंडियंस, मुंबई इंडियंस, है ना? जो आईपीएल फ्रेंचाइजी है मुंबई इंडियंस, उसका अब कैप्टन नहीं है, रोहित शर्मा उसका कैप्टन नहीं है। तो आप ये समझेंगे कि यहां पर जो इज है ये वर्ब का काम कर रही है और केवल एक ही वर्ब है, केवल एक ही वर्ब है। और सिंपल सेंटेंस लो, सी put the bottle on the desk, ठीक है ना? मैंने सेंटेंस आप लोगों के सामने लिख दिया। मैं आप लोगों को एक होमवर्क के रूप में ये चीज छोड़ता हूं कि आप बताइए कि इस सेंटेंस का टेंस कौन सा है, पहली चीज। दूसरी चीज मेरे पास जो एक्सप्लेन करने के लिए है वो ये है कि जो सेंटेंस है वो सिंपल सेंटेंस है। क्यों सिंपल सेंटेंस है? कि यहां पर जो पुट एक्शन है वो एक ही वर्ब है, केवल एक ही वर्ब है। अदरवाइज आप लोग ढूंढने की कोशिश करेंगे ये क्या है, सब्जेक्ट है जो कि प्रोनाउन है, ये आर्टिकल है, ये नाउन है बॉटल, ऑन प्रेपोजिशन है, द आर्टिकल है, इंडियंस क्या है, मुंबई इंडियंस, सॉरी ये अलग हो गया। यहां डेस्क क्या है, ये भी नाउन है, ये डेस्क क्या है, ये भी नाउन है। इसका मतलब जब मैंने पूरे सेंटेंस को देखा तो मुझे समझ में आया कि इसमें केवल एक ही वर्ब है। इसका मतलब सेंटेंस कैसा है, सिंपल सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है। क्लियर है? चलिए, तो जहां पर केवल एक वर्ब होगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सिंपल सेंटेंस बोलेंगे। क्लियर है? चलिए इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग। और जो नेक्स्ट टाइप है वो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कौन सा है? सेकंड टाइप, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में अभी मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था क्लॉज के बारे में, है ना? क्या बताया था? क्लॉज के बारे में बताया था। तो उस क्लॉज का अब काम पड़ने वाला है आप लोगों के सामने, ठीक है ना? समझेंगे कि किस तरीके से इसे ट्रीट किया जाता है, किस तरीके से इसका फ्रेम रहेगा, ठीक है? तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को समझने के लिए पहले हमें इसकी दो चीजें जाननी चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इसमें दो या दो से अधिक क्लॉजेस हो सकती हैं, ठीक है ना? तो उसमें एक क्लॉज होगी जिसे हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है ना? प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है ना? और दूसरी होगी सबऑर्डिनेट क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज। क्लियर है? अब जब मैं सेंटेंस को लिखूंगा, अब आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि अगर इसमें दो क्लॉज है, मान लीजिए एक प्रिंसिपल क्लॉज है और दूसरी सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इसका मतलब इन दोनों क्लॉजेस को जोड़ने के लिए हमें कंजक्शंस की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी? कंजक्शन की आवश्यकता होगी। और जो कंजक्शंस जो सबऑर्डिनेट क्लॉज में वो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो कंजक्शंस यूज किए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, सबऑर्डिनेटिव कंजक्शंस, ठीक है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन से होते हैं? लाइक जैसे मैं बात करूं दैट, इफ, अनलेस, ठीक है ना? और भी बहुत सारे कंजक्शंस जिन्हें हम लोग, जैसे मैं बिकॉज, ये जो कंजक्शंस हैं इन्हें क्या बोलेंगे, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस बोलते हैं, जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में यूज किए जाते हैं। क्लियर है? पहली चीज कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जो प्रिंसिपल क्लॉज होती है उससे जोड़ने के लिए सबऑर्डिनेट क्लॉज को एक कंजक्शन की जरूरत पड़ती है, ठीक है? किसकी जरूरत पड़ती है? कंजक्शन की। और मैंने बता दिया कि कौन कौन से कंजक्शंस, जो कुछ लिमिटेड कंजक्शंस मैंने आप लोगों के सामने लिख रखे हैं। क्लियर है? अब थोड़ा सा हम इसे एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं। जैसे मैं आप लोगों के सामने एक नरेशन का एग्जांपल लिखता हूं जो कि इनडायरेक्ट स्पीच में होगा, ठीक है? चलिए देखेंगे। ही सैड दैट आकाश
डिड नॉट एक्सेप्ट इट। ओके, एक्सेप्ट इट। क्लियर है? फुल स्टॉप लगा दिया मैंने। तो आप देख पा रहे होंगे यहां पर कि एक जो सेंटेंस है पूरा एक फ्लो में, जहां पर ये दैट कंजक्शन है। क्लियर है? और ये फर्स्ट क्लॉज है और ये सेकंड क्लॉज है। चलिए मान लेता हूं कि आपको नहीं पता कि कैसे क्लॉज को फाइंड आउट करना है। पहले ये चीज देखने की कोशिश करते हैं कि इस क्लॉज में जब मैंने देखा तो ही क्या है भाई? सब्जेक्ट है। ही क्या है? सब्जेक्ट है, डूअर है। और हम ये भी बोलेंगे कि ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, इस पूरे सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है? ही है। क्लियर? सेड क्या है? वर्ब हो गई। क्या है ये? वर्ब हो गई। ये कंजक्शन है आप लोगों के सामने, जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। नेक्स्ट थिंग, अब आप लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि अगली वर्ब कहां है? एक्सेप्ट। ये पास्ट इंडेफिनिट लिखा हुआ है और ये V1 है। क्लियर है? तो ये एक वर्ब हो गई। इसका मतलब दो वर्ब हैं, इसका मतलब दो अलग अलग क्लॉजेस रहे होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इस सेंटेंस को अगर हम समझने की कोशिश करें तो मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं अभी, कि जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया था क्लॉज के बारे में डिफाइन करके, तो इस क्लॉज को तीन पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं या तीन तरीके से लिख सकते हैं। पहला होता है नाउन क्लॉज। कौन सा है? नाउन क्लॉज। क्लियर है? सेकंड है एडजेक्टिव क्लॉज। एडजेक्टिव क्लॉज। क्लियर है? एंड द लास्ट वन इज एडवर्बियल क्लॉज। कौन सा होगा? एडवर्बियल क्लॉज। अब इन जो क्लॉज जो लिखी हुई है आप लोगों के सामने, तीनों क्लॉज, इनको हम लोग फेस वाइज नहीं पहचान सकते। अगर मान लीजिए मैंने एक क्लॉज लिख दिया आप लोगों के सामने, इंडिपेंडेंट क्लॉज, तो आप नहीं पहचान सकते कि एडवर्ब क्लॉज है, एडजेक्टिव क्लॉज है, नाउन क्लॉज है। हम पहचानेंगे इसको इसके फंक्शन के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग पहचानेंगे? फंक्शन के अकॉर्डिंग पहचानेंगे। तो इस सेंटेंस को जरा पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। ही सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब है, ठीक है ना? ही सेड, उसने कहा। अब क्या कहा ये हमें कहां पता लगेगा? ऑब्जेक्ट के रूप में पता लगेगा। तो मुझे बताया ये जो सेड है, इस सेड का पूरा ये जो क्लॉज है, ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। और जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह पर एक सेंटेंस में या तो नाउन हो सकता है, या तो नाउन हो सकता है, या प्रोनाउन हो सकता है। क्लियर है? और ये पता ही होगा आप लोगों को, मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया कि नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज, इसमें कहीं प्रोनाउन क्लॉज तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है ना? तो हमें यह समझ में आ गया कि ये जो पूरा क्लॉज है वो नाउन की तरह बिहेव कर रहा है, ऑब्जेक्ट के रूप में बिहेव कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्लॉज है इसे हम लोग नाउन क्लॉज बोलेंगे। कैसा क्लॉज बोलेंगे? नाउन क्लॉज बोलेंगे। और ये जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये इसका प्रिंसिपल क्लॉज है, इसे बोलेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्लियर है यहां तक? इसमें यह समझ में आ गया होगा। 2-3 चीजें आपको याद रखनी है कि इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज, दो क्लॉज होंगे। इसमें जो कंजक्शन के रूप में दैट, इफ, अनलेस, बिकॉज, एज, इस तरीके के कंजक्शंस का यूज किया जाता है। क्लियर है? चलिए एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे, जरा हम देखेंगे कि क्या आप पहचान पा रहे हैं इसको सही ढंग से या नहीं। ठीक है, मैं एक और एग्जांपल आप लोगों के सामने लिखता हूं। मैंने लिखा अनलेस you work hard, you will fail, you will fail। ठीक है? हालांकि अगर आप लोगों ने, मान लेते हैं कि आपको क्लॉज के बारे में कोई जानकारी नहीं है, आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने लिखा है वो आपने कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा। आपको याद दिलाने की कोशिश करता हूं। जब भी हम लोग कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ते हैं, कौन से सेंटेंसेस पढ़ते हैं? कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ते हैं, तो वहां इस तरीके का फ्रेमवर्क हम लोगों को दिखाई देता है, जहां पर ये पहली जो अनलेस के साथ जो क्लॉज जुड़ा हुआ है ये कंडीशन क्लॉज है, और सेकंड वाला रिजल्ट क्लॉज है, जिसको हम लोग फर्स्ट कंडीशनल कहते हैं। ये आप लोगों को पता होगा बहुत अच्छे से। चलिए, तो यहां पर आप देख पा रहे होंगे ये जो वर्क है, ये वर्ब है। क्या है? वर्ब है। और यहां पर ये फेल भी क्या है? वर्ब है। क्लियर है? इसका मतलब अगर दो वर्ब हैं, दो क्लॉज होंगे। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, ये अनलेस क्या है? कंजक्शन का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? कंजक्शन का। अभी मैंने एग्जांपल में भी लिख के दिखाया था कि सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। ठीक है ना? दो अलग अलग क्लॉज हो गए जो कॉमा के साथ जुड़ा हुआ है, और ये यहां पर कंजक्शन काम कर रहा है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या सेंटेंस बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा।
अगर मैं इसे अनलेस के साथ ना जोड़कर एक इफ वाला कंडीशनल सेंटेंस भी लिख दूं तो वो भी कैसा हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। क्लियर है? आई होप ये आपको स्ट्रक्चर समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। जो नेक्स्ट है हमारा दैट इज कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस, उसे अब हम समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? चलिए, कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस इससे थोड़ा सा डिफरेंट है, हालांकि क्लॉज की संख्या उसमें भी बराबर होगी, मतलब एक से ज्यादा होगी क्लॉज। क्लॉज कितनी होंगी? एक से ज्यादा होगी। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, अब जब मैंने ये लिखा आप लोगों के सामने, तो यहां पर भी जब हम क्लॉज की चर्चा करेंगे तो भाई इसमें भी मोर देन वन, मोर देन वन, वो दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं, उससे ज्यादा भी हो सकती हैं। लेकिन यहां पर जो क्लॉज होंगी वो कैसी होंगी? इंडिपेंडेंट होंगी। कैसी होंगी? इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट क्लॉज होगी। ठीक है ना, स्वतंत्र होगी, जिसका एक क्लॉज का दूसरी क्लॉज के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा होगा। क्लियर है? तो ये समझने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज, इस तरीके की जो सेंटेंस होते हैं उसमें दो क्लॉज को ऐड करने के लिए हम लोग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का यूज करते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन से होते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जैसे एंड हो गया, बट हो गया, ठीक है, और हो गया। ये कौन से कंजक्शन है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं, जिनमें एक क्लॉज का दूसरे क्लॉज के ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता है। दैट इज कॉल्ड कंपाउंड, यानी कि दोनों क्लॉज कैसी होती हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉज होती हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करेंगे इसे बहुत ढंग से हम लोग। एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों के सामने लिखता हूं, लाइक देख पा रहे होंगे आप लोग एक एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू हेल्प हिम, I want to help him, but my friend is completely against it, है ना, completely against it। ठीक है, अब मैंने यहां पर दो क्लॉजेस को जोड़ा, जैसे आप यहां वांट वर्ब हो गया, ठीक है, और इज यहां पर जो लिंकिंग वर्ब के रूप में काम कर रहा है उसे हम लोग वर्ब कंसीडर करेंगे। ठीक है, दो वर्ब हो गई, दो अलग अलग क्लॉज हो गए। बट जो है यहां पर जो कंजक्शन के रूप में काम कर रहा है वो ये शो कर रहा है कि कंपाउंड सेंटेंस है। क्लियर है? मैं इन दो सेंटेंस को अगर अलग अलग करके भी लिखना चाहूं, दो सिंपल सेंटेंस के फॉर्म में, तब भी एक दूसरे के ऊपर कोई असर नहीं आने वाला, वो सिंपल सेंटेंस भी अपना कंप्लीट मीनिंग देंगे। क्लियर है? और बट जो है हम कब यूज करते हैं, हालांकि इस चीज को हम कंजक्शन में पढ़ेंगे, बट का यूज जब करते हैं जब हम कोई कंट्रास्ट शो कर रहे होते हैं। क्या शो कर रहे होते हैं? जब हम कोई कॉन्ट्रास्ट शो कर रहे होते हैं तो वहां पर बट का यूज किया जाता है। क्लियर है यहां तक? चलिए, तो मैं समझता हूं कि यहां पर मैंने आप लोगों को जो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर, उसके एलिमेंट्स और उसके दो तरीके से डिवीजन करके मैंने आपको बताए। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे ढंग से ये चीज समझ में आई होगी। जनरली टीचर्स ये नहीं करवाते हैं क्लासेस में, या ये कह सकते हैं कि ये सारी नॉलेज गेन करने के बाद जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं या सारी जो ग्रामर है उसका कंक्लूजन यहां पर आकर खत्म होता है। क्लियर है? यहां तक समझ में आया आप लोगों को? तो अगर आपके सामने मैंने ये एक जनरल व्यू के साथ पढ़ाया है, बहुत डेप्थ में जाके नहीं पढ़ाया है आप लोगों के सामने, तो हम ये समझ सकते हैं कि उसके पार्ट्स, उसके काइंड्स, ये हमें बहुत आसानी से बहुत अच्छे से समझ में आ गए हैं। क्लियर है? चलिए आगे देखेंगे कुछ एग्जांपल्स के साथ, और मैं आपको क्वेश्चंस के साथ छोड़ूंगा इस क्लास को कि ये किस पार्ट में लाई करेगा। क्लियर है? चलिए देखते हैं।
चलिए, तो आगे हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं, जैसे आपने 12th में सिंटैक्स ट्रांसफॉर्मेशन ये चीजें पढ़ी होंगी, तो उसको जरा मैं बेस मानकर कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा और हम किस तरीके से सिंपल सेंटेंस, दो सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में बदल सकते हैं, या दो सिंपल सेंटेंस को एक कंपाउंड सेंटेंस में, या दो सिंपल सेंटेंस को एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदल सकते हैं, ये चीज जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। इसमें कोई ज्यादा बहुत बड़ी मुश्किल नहीं है, इसको अगर बहुत ढंग से आप समझना चाहते हैं, ध्यान देंगे सभी बच्चे इधर थोड़ा सा। चलिए देखेंगे जरा, जैसे मैंने आपके सामने लिखा। अच्छा, जब सेंटेंस हम पढ़ते हैं कोई भी सेंटेंस, तो जैसे आप लोगों ने वर्ब एडवांस का अगर चैप्टर पढ़ा होगा, आपने अगर वर्ब एडवांस पढ़ा होगा, वर्ब एडवांस, तो वहां देखेंगे आप लोग कि वहां पर जो है जीरंड, इन्फिनिटिव, और पार्टिसिपल्स, क्या पढ़ाया जाता है, पार्टिसिपल्स। मैं इनकी क्यों चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि जो मैं जो बताने जा रहा हूं आप लोगों को, उसमें इसका यूज आने वाला है। क्लियर है। तो जब हम इन तीन चीजों को पढ़ते हैं, तो इनकी हेल्प से हम लोग दो सिंपल सेंटेंस को एक सिंपल सेंटेंस में, या दो सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में, या कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स में, कॉम्प्लेक्स को कंपाउंड में चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखता हूं। जैसे मैंने बोला he did his work, he did his work, ठीक है, ये एक सिंपल सेंटेंस हो गया, फुल स्टॉप लगा दिया मैंने। फिर मैंने बोला he watched movie, फुल स्टॉप लगा दिया। ये दो सिंपल सेंटेंस आप लोगों के सामने हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई इसका एक सिंपल सेंटेंस मुझे बना के दिखा दो, किस तरीके से बनाएंगे, तो हमारे माइंड में आता है कि भाई जो पार्टिसिपल है वो तीन तरीके का होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। तो सिंपल हम ये कह सकते हैं कि सर आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हुए किसी भी एक क्लॉज को, हालांकि ये कहेंगे कि जो फंक्शन, जो सेंटेंस पहले दिया हुआ है, उस वर्ब को आप प्रेजेंट पार्टिसिपल के थ्रू जो है सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि यहां दोनों का सब्जेक्ट सेम है, दोनों का सब्जेक्ट आपको सेम दिख रहा है। तो मैं ये बोल सकता हूं, डिड है ना वर्ब, तो इसको बोलेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल डू प्लस आईएनजी, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर प्रेजेंट पार्टिसिपल बना सकते हैं। तो मैं क्या बोलूंगा इसे, डूइंग हिज वर्क, डूइंग हिज वर्क, ठीक है, कॉमा। अब जो अगला सेंटेंस है इसको आप क्लॉज के रूप में लिख दीजिए, ही वॉच्ड मूवी, ही वॉच्ड मूवी, ठीक है, फुल स्टॉप लगा दिया। अब देखिए, अब ये केवल फ्रेज का काम कर रहा है, ये क्लॉज का काम नहीं कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये वर्ब नहीं है, अब ये वर्ब नहीं है यहां पर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्लियर है, ये वर्ब नहीं है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। उसके बाद केवल इसमें एक ही वर्ब है, वॉच्ड, इसीलिए हम लोग इसे क्या बोल देंगे कि ये सिंपल सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है। क्लियर है यहां तक। चलिए मैं एक क्वेश्चन के साथ आप लोगों को छोड़े जा रहा हूं। वो क्वेश्चन ये है, आनंद प्लेड हिज गेम। क्लियर है, एक सेंटेंस ही हो गया। अगला मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, आनंद डिड हिज वर्क, ठीक है। आपको इसका एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, ये दो सिंपल सेंटेंस हैं और इसका आपको क्या बनाना है, कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। तो बताइए कि कंपाउंड सेंटेंस किस तरीके से बनेगा और इसका क्या सेंटेंस बनेगा। क्लियर है। तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे, इस क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से कर पाएंगे। चलिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। थैंक यू। हाँ।